Hello students, today we are discussing pseudo first order reaction. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है। लास्ट वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल स्टडी कर लिए थे, अभी 2 एग्जाम्पल और हमें स्टडी करने हैं और वो दोनों एग्जाम्पल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। पहले तो नेम से समझो, सूडो पी साइलेंट होता है, सूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि जो रिएक्शन लगे कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन कुछ कंडीशंस पे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाए। जैसे मान लेते हैं मैं एक रिएक्शन लिखता हूं A प्लस बी, इससे बन रहा है मान लो प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका जो रेट है बेटा, रेट वो मान लेते हैं A और B दोनों पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर? ये भी पावर 1 ये भी 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। अगर मैं कंडीशन लगाऊं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लार्ज या फिर एक्सेस, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दूं तो अब रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? दूसरे रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि रिएक्शन में जो लिमिटिंग एजेंट होता है उसी पे रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यानी कि इस केस में अब जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी कहलाएगा और जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन कैसे कि एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस कर देंगे, एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रह जाएगा। जो एक्सेस रह जाएगा उस वो रेट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगी, यानी कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन पे रिएक्शन किसकी तरह बिहेव करेगी? फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसी रिएक्शंस क्या बोली जाएगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सच रिएक्शंस which are not truly of first order, जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है बट अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन पर, अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि देखने से ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, सेकंड ऑर्डर की है। अंडर सर्टेन कंडीशन, हमने कंडीशन लगाई, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दिया तो रेट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो अंडर सर्टेन कंडीशन ये किसकी होगी? फर्स्ट ऑर्डर की। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज ऑफ इथाइल एसीटेट। 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। इथाइल एसीटेट अगर हम ले ले CH3COO C2H5, ये है इथाइल एसीटेट, इसको हाइड्रोलाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां से बेटा क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। ये क्या है? एसिटिक एसिड। और प्लस में क्या बनेगा बेटा? इथेनॉल बनेगा। ठीक। अब इस केस में देखो रिएक्टेंट 2 है, हम वाटर को क्या करेंगे? एक्सेस में ले लेंगे, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? वो इथाइल एसीटेट पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि रिएक्शन किसकी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो एक एग्जांपल हमारा ये है जिसको मेनली डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर 2 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर हम केन शुगर ले लें C12H22O11 और इसको एसिड हाइड्रोलाइज कर दे एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से C6H12O6 C6H12O6 एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो ये आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वाटर को एक्सेस ले लेंगे। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ केन शुगर यानी सुक्रोज पे करेगा। केन शुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा, सुक्रोज पे डिपेंड करेगा। तो ये सभी एग्जांपल कौन से हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के। देखो बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, क्वेश्चन आता है कि व्हेन बाइमोलिकुलर रिएक्शन बिकम अ फर्स्ट ऑर्डर। तो बाइमोलिकुलर है, दो मोलिक्यूल है, लेकिन जब एक की कंसंट्रेशन एक्सेस में कर दे तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को पहले स्टडी करना है। दो एग्जाम्पल हमारे बचे हैं जिसमें फर्स्ट ये और सेकंड ये है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। आई होप आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चल गई होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते रहो। तो अब हम पढ़ रहे हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये एसिड कैटलिस्ट की क्यों जरूरत पड़ी बेटा, क्योंकि जब एक को एक्सेस में ले लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाता है, तो उसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। तो मैंने रिएक्शन लिखी थी, अगर आपको रिएक्शन ध्यान हो तो मैं यहां रिएक्शन लिख देता हूं। CH3COO C2H5 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहां से बना CH3COOH C2H5OH। तो एक एसिटिक एसिड बन गया। ये क्या है, एसिटिक एसिड, और ये क्या है हमारा इथेनॉल। ठीक है, ये हमने क्या किया, कैटलिस्ट एसिड यूज किया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस में ले लेंगे। तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, तो रेट इस पे डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है इन दिस रिएक्शन एसिटिक एसिड फॉर्म्ड, जो एसिटिक एसिड बना है टाइट्रेटिंग अगेंस्ट, इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH के सॉल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट करेंगे। कौन, जो प्रोडक्ट बना है। अगर आप ध्यान से देखो, NaOH क्या है बेटा, बेस, और एसिटिक एसिड क्या है बेटा, एसिड। लेकिन यहां भी तो एसिड है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, रिएक्शन में कैटलिस्ट भी एसिड और एसिटिक एसिड भी एसिड है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यानी कि इस रिएक्शन में इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यानी कि जब हम बेस की बात करेंगे तो हमें कैटलिस्ट को इग्नोर नहीं करना है, हमें कैटलिस्ट को भी लेके चलना है जब भी मैं वैल्यू निकालूंगा। अब मैं पहले आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूं। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे देखेंगे ध्यान से। हम सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल। ठीक, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज इनिशियली, यानी कि जब टाइम क्या था 0, तो वो मान लो वॉल्यूम क्या है बेटा, V0 है। अब ध्यान से देखो आप, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो वॉल्यूम हमने क्या यूज की, V0 यूज की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो NaOH क्या बेस है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। एसिड कौन है, या तो एसिटिक एसिड है या फिर कैटलिस्ट है। ठीक है, अब इनिशियली प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एसिड कैटलिस्ट पे। तो वर्ड क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट, क्योंकि इस टाइम पे प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्लस नो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म,
क्योंकि ये तो बना नहीं, तो मैंने वैसे लिख दिया। अभी आपको पता होना चाहिए कि दोनों एसिड है। अब इस टाइम तक तो क्या होगा, एसिटिक एसिड नहीं बना होगा, तो यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियली कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे या अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम NaOH की वॉल्यूम Vt यूज होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको ऐसे कर देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कैटलिस्ट तो हर जगह होगा, अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट प्लस, अब देखो जब टी टाइम होगा तो कुछ न कुछ एसिटिक एसिड बन चुका होगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस, तो कुछ न कुछ एसिटिक एसिड बन जाएगा। और कितना बन जाएगा, हम मान लेते हैं x बन गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो बेटा ये क्या बचेगा, Vt माइनस वी नोट। इधर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों बात क्या है, सेम है, तो जब इसमें से घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगी दोनों, और ये वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, जीरो, तो सिर्फ ये बचेगी, यानी अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड, और ये क्या आ जाएगा x। तो यानी कि यहां से क्या बढ़ गया बेटा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Vt माइनस वी नोट। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, x की वैल्यू आ गई हमारी। एक बार और देख लो, जब हम NaOH का यूज करेंगे टाइट्रेट करने के लिए, इनिशियली कितना यूज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एसिड कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन टी टाइम के बाद कुछ न कुछ प्रोडक्ट भी बन चुका होगा, एसिड कैटलिस्ट तो है ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहां से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहला हमारा रिलेशन आ गया, तो मैं इस रिलेशन को यहां लिख देता हूं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Vt माइनस वी नोट। ये वैल्यू होगी हमारी 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब मुझे आगे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अमाउंट ऑफ NaOH निकालता हूं। देखेंगे, अब मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट इंफिनिटी टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी। अब इंफिनिटी टाइम पे वॉल्यूम कितनी यूज होगी, तो एक तो कैटलिस्ट होगा ही, अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट, प्लस में क्या आ जाएगा, अब इंफिनिटी टाइम पे क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी होगी, तो यानी कि एसिटिक एसिड मैक्सिमम बढ़ चुका होगा, तो यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड, मैक्सिमम बढ़ चुका होगा। और मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, ये ए बढ़ सकता है, क्योंकि इनिशियली हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट ए लिया है, तो मैक्सिमम ए तो बढ़ सकता है, तो मैक्सिमम क्या बढ़ेगा, ए। तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आएगा V इंफिनिटी माइनस वी नोट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ ये बचेगी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म A आ जाएगा। तो यानी कि यहां से क्या बन जाएगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इंफिनिटी माइनस वी नोट, और ये हमारा बन गया नंबर 5। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, A माइनस एक्स, रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे यहां से, हैंस A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A की वैल्यू है V इंफिनिटी माइनस वी नोट, और X की वैल्यू है Vt प्लस वी नोट। ये वैल्यू हो जाएगी, तो V नोट से क्या हो जाएगा, V नोट कैंसल, तो A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इंफिनिटी माइनस Vt। तो ये हमारा बढ़ गया A माइनस एक्स। अब देखो हमारे पास A भी है,
ए माइनस एक्स भी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम रेट कांस्टेंट फॉर्मूला, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखें, फ्रॉम रेट कांस्टेंट फॉर्मूला रेट कांस्टेंट फॉर्मूला से अब k इजकल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स होता है, फॉर्मूला पता है। तो a की जगह क्या लिख देंगे, v इंफिनिटी माइनस वी नॉट, और a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, v इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ये क्या बढ़ जाएगा, अब हमारा फॉर्मूला बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये वो टेबल होगी जिसमें वॉल्यूम को वो 0 टाइम पे भी देगा, किसी t टाइम पे भी देगा और इन्फिनिटी पे भी देगा। तो यानी जब तीनों पे वैल्यू गिवन होगी तब हम मेनली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर वो आपको कहेगा कि स्टैंडर्ड NaOH के साथ टाइट्रेट किया गया है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करके फिर पता चलेगा कि कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। वही काम जो हम ऑलरेडी करते आए हैं, हर एक इंटरवल पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई तो दैट मीन्स क्या होगा, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे जो जरूरत पड़ेगी, k इजकल टू 2.303 t log v इंफिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ये क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा जो हमें डिस्कस करना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, चलो ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ये क्वेश्चन देखने में लेंथी है, बस है वो छोटे छोटे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट समझते हो, फॉर्मूला क्या बनेगा, COO, नहीं सॉरी, मिथाइल एसीटेट CH3COO CH3, मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन aqueous solution has been studied in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid, by titrating the लिबरेटेड, देखो बता दिए यहाँ पे कि एसिटिक एसिड फॉर्म होगा, लिबरेटेड एसिटिक एसिड, इसके साथ टाइट्रेट करना है अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। साफ साफ दिख रहा है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर ये एस्टर की फॉर्म है, यानी कि मिथाइल एसीटेट की बात कर रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट गिवन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपको दे रखा है बेटा, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इंटरवल क्या दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है मिनट में, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर। तो पहले 0 टाइम पे वैल्यू है, ये वैल्यू है 0.8500। उसके बाद बेटा 30, 60, 90, 30 टाइम पे है, 60 पे है, 90 पे है, ठीक है। और नहीं थोड़ा चेंज, हाँ ठीक है, 30, 60, 90 है। और फिर क्या हो जाएगा, और साथ में क्या कर रखा है बेटा, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं इसमें, 0 पे वैल्यू दे रखी है, 0 पे वैल्यू है 20.24, ठीक। उसके बाद है बेटा 20 पे वैल्यू, और 20 के बाद है 75,
119 और उसके बाद है 183 और इन्फिनिटी, इन पे वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू होगी 20.24, 21.73, उसके बाद है 25.20, ये क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में, 27.60 और साथ में है 30.22 183 पे, और इन्फिनिटी पे वैल्यू गिवन है बेटा 43.95। अब उसके बाद कहता है शो दैट कि रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कहता है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ये शो कीजिए, ठीक। और कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, वो नहीं, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के शो कीजिए। अब देखो पहचान, देखो 0 टाइम दे रखा है, t टाइम हो गया और इन्फिनिटी टाइम, तीनों दे रखे हैं, तो तीनों वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर एक इंटरवल पे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे निकालते हैं। एट टाइम 20 मिनट, पहले 20 मिनट पे निकालते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 20, t होता है log v इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है 43.95 माइनस v नोट 20.24 डिवाइड बाई v इन्फिनिटी 43.95 vt, t ये टाइम लेना जो हमने यहाँ लिखा है 21.73। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 0.00324 पर मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे निकाल लेंगे एट टाइम, बहुत आसान है, 75 मिनट, 75 मिनट पे निकाल देंगे तो k इज इक्वल टू 2.30375 आ जाएगा log। अब देखो वही बात है, v इन्फिनिटी माइनस v नोट, तो v इन्फिनिटी फिक्स है, v नोट भी फिक्स है, डिवाइड बाई v इन्फिनिटी माइनस vt, vt अभी हो गया 25.20। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00313 पर मिनट। ऐसे करके हम हर एक टाइम पे निकालेंगे एट टाइम। अब कितना आ जाएगा 119 मिनट, बिल्कुल आसान है। तो k इज इक्वल टू 2.303 119 log v नोट, v इन्फिनिटी माइनस v नोट डिवाइड बाई v इन्फिनिटी माइनस vt, तो 27.60। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00312 पर मिनट, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे एट टाइम 183 मिनट, आप खुद कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 0.0031310 समथिंग, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, अप टू 3 डेसिमल 2 तक भी चल सकता है, बिल्कुल सेम है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर एक इंटरवल पे सेम आती है, दैट मीन्स रिएक्शन कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो यानी कि सिंस रेट कांस्टेंट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट at a different interval, hence reaction of first order। तो बेटा रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो हमें करना क्या है, हर एक इंटरवल पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और हर एक इंटरवल पे देखेंगे कि रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है नियरली डेसिमल 2 तक भी सेम आ रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। और फर्स्ट ऑर्डर की है तो यही हमें शो करना था कि शो कीजिए रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ऐसे हमें 4 एग्जाम्पल हमने जो डिस्कस कर लिए उसमें से 3 कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट रह गया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। हमें पूछ लेता रेट कांस्टेंट निकालो, तो आप इनकी एवरेज वैल्यू ले लेते, एवरेज वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी।
तो आई होप आपको पता चलोगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। एक वो रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की हो, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एक वो रिएक्शन जो बाइमोलिकुलर हो बट अंडर सर्टेन कंडीशन वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और कंडीशन क्या है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में ले लो, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग कर दो। तो रेट जो है लिमिटिंग पे डिपेंड करेगा, एक्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्लियर होगी बात ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।